प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं कि वितरण क्या होता है, उसका आशय समझेंगे, है ना। ये बतलाना पड़ेगा कि ये अर्थशास्त्र का चौथा विभाग है। फिर साधन कीमत और वस्तु की कीमत के निर्धारण में क्या अंतर होता है मुख्य रूप से, वो आप जान पाएंगे आज की कक्षा में। इसके साथ जो वितरण का सिद्धांत है, जिसमें हम देखते हैं कि एक सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत है, केवल उसका आशय समझ पाएंगे आज, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में इतना जानना बहुत होता है। दूसरा आधुनिक सिद्धांत, उसका क्या आधार था, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यूलर का प्रमेय, जो कि वितरण से संबंधित होता है ना। तो इतनी बात को आज कक्षा में बताया जाएगा। जैसा कि वितरण आपने देख लिया कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपने देखा था कि हम उपभोग की बात कर रहे थे। उपभोग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, किसी वस्तु की मांग से होता है। चूंकि हम किसी वस्तु की मांग कर लेते हैं, तो इन वस्तु की मांग की जा रही है, तो उस वस्तु की मांग की पूर्ति के लिए क्या करता है, उत्पादक उत्पादन का कार्य करता है। उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन का कार्य करेगा, है ना। तो ये उत्पादन के कार्य किस माने जो करता है, तो कौन कौन से साधन सहयोग में लेता है, तो आप बताएंगे कि भूमि है, पूंजी है, श्रम है, संगठन है और साहस है। तो ये जितनी चीजों की मांग की जा रही है ना, ये 5 साधन जो उत्पत्ति की माने जाते हैं, इनकी मांग कोई उत्पादक कब करता है, तो कहोगे जब किसी वस्तु की मांग होती है। तो ये किसी वस्तु की मांग जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष मांग यानी हम किसी वस्तु की मांग कर लिए, मान लीजिए हमको पेन की मांग करना है, प्रत्यक्ष मांग है पेन की, सपोज। तो पेन की मांग प्रत्यक्ष मांग है, क्योंकि ये वस्तु है, ठीक है। अब ये इसकी मांग कर रहा है, सोसाइटी हमसे पेन की मांग कर रहा है, तो उत्पादक क्या करेगा, अब पेन बनाने के लिए इन जो विभिन्न साधन हैं, उसको भूमि चाहिए यानी कारखाना बनाने के लिए, पूंजी चाहिए पेन के उद्योग को चलाने के लिए, फिर उसको बनाने के लिए मजदूर चाहिए पेन को, फिर बड़ा सा नियोक्ता वर्ग चाहिए, और फिर स्वयं साहसी होना चाहिए। तो ये जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, है ना, उत्पत्ति के साधन की जो मांग है उसको कहा जाता है कि उत्पत्ति के साधन की मांग जो है वो व्युत्पन्न मांग होती है। डेरिवेटिव डिमांड। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी की मांग उत्पन्न होने के कारण इनकी मांग की जा रही है, इनकी, ये 5 साधन की, इनकी मांग कौन करता है, तो वही उत्पादक करता है उत्पादन कार्य के लिए। तो वस्तु की मांग कर लेना प्रत्यक्ष मांग होता है। वस्तु की मांग हो जाने के बाद उत्पादक ये उत्पत्ति के साधन की मांग करता है, इसलिए उत्पत्ति के सभी साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। कि मुझको इतनी पूंजी चाहिए भाई, इतना भूमि चाहिए, इतना श्रम चाहिए मेरे को, तो इनकी मांग कब करता है उत्पादक, जब किसी वस्तु की मांग होती है, तो उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए इनकी मांग करता है वो, ताकि ये आकर के उत्पादन का कार्य करे। इसके बाद आपने तीसरा महत्वपूर्ण भाग देखा था, आपने देखा पहला क्या था, कंजप्शन देखा था, दूसरा प्रोडक्शन देखा था, उत्पादन, तीसरा आपने देखा कि अब पेन का निर्माण हो गया है तो उसको मैं बेचूंगा कहाँ, तो आपने देखा था कि हमने विनिमय पढ़ा इसके लिए। तो पिछली कक्षा में आपने देखा था विनिमय, जहाँ पर हम वस्तु बेचते हैं, ये बाजार होता है, जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार आदि आदि पढ़ा था, और वास्तविक जीवन में जो बाजार पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। तो उसके बाद हमने देखा कि वस्तु का हमने क्रय विक्रय भी कर लिया, परचेज भी कर दिया, सेल भी कर दिया। अब हमको देखना है कि आज जो चौथा महत्वपूर्ण विभाग है अर्थशास्त्र का, वो वितरण है। तो वितरण का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि उत्पादक जो भी उत्पादन कर रहा है, उत्पादन को बाजार में बेच लेता है, तो बेचने के बाद जो उसे प्राप्त होती है आय, जिसको हम मान लीजिए राष्ट्रीय आय कह देते हैं, सपोज जो भी आय उत्पादक को प्राप्त हो रही है, इस आय का विभाजन वो कैसे करता है, तो आय का विभाजन कैसे करेगा, तो चूंकि जिन्होंने उसको उत्पादन कार्य में सपोर्ट किया, जैसे हमने भूमि यदि ली है तो हमको बताया गया था कि भूमि के स्थान पर हमको क्या करना पड़ता है, लगान देना पड़ता है। ये उसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का जितना हिस्सा हम भूमि का प्रयोग करने के लिए देते हैं वो लगान कहलाएगा। हमने यदि पूंजी किसी से ली है, तो चूंकि पूंजी लिया है तो हमको उसको ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो श्रमिक आया हुआ है, श्रम आता है, तो उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, उसको मजदूरी देते हैं, है ना।
इन सभी सिद्धांत को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो संगठन वर्ग होता है, जो ट्रेंड होता है, उसको हम वेतन देते हैं, और जो कुछ बचता है वो साहसी का लाभ होता है। तो जो साहस है उसको लाभ देते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे किया जाएगा, ये उत्पत्ति के जो 5 साधन हैं उनको राष्ट्रीय आय में कौन सा हिस्सा मिलेगा और किस सिद्धांत से मिलेगा, ये पूरा का पूरा वितरण का सिद्धांत कहलाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा कि वितरण का अर्थ है कि जो उत्पादन से प्राप्त होती है, उत्पादन की प्रक्रिया से या प्रकार से जो भी अपन को आय प्राप्त हो रही है, उसको कैसे बांटा जाए, किस नियम से बांटा जाए, कितने रुपए हमको लगान के रूप में देंगे हम, कितना रुपए हमको ब्याज के रूप में देना है, कितनी मजदूरी देना है, कितने लोगों को मैं कितना रुपए वेतन दूं, फिर कितना मुझको बचेगा, तो ये किस प्रकार से, किस सिद्धांत से किया जाएगा, ये सब के सब जो अध्ययन विषय है, सामग्री है, विषय वस्तु जो है वो वितरण के अंतर्गत आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जो साधन कीमत यानी इन वस्तुओं की जो कीमत है उनका निर्धारण हम कैसे करते हैं, और जो सिंपल जो पेन की वस्तु की कीमत का है उसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि वस्तु की जो कीमत का निर्धारण, जैसे पेन की कीमत के निर्धारण की बात करता हूँ कि ये पेन कितने में मिलेगी, उसी की तरह साधन जो है, जैसे हमको भूमि की मांग हम कर रहे हैं, तो जो साधन कीमत की मांग का निर्धारण भी मांग और पूर्ति दोनों की सापेक्षिक शक्ति, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ तो आप जानते हैं कि मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, तो ये हर साधन के लिए ऐसा बनाएंगे, और पूर्ति वक्र जो है उठता हुआ होता है ना। ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जैसे पेन की किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, उसी आधार पर आप देखेंगे कि इन सभी चीजों की कितने की भूमि की हमको मांग थी, है ना, कितनी पूर्ति करने वाले भूमिपति लोग मेरे पास हैं, पूंजी की मांग एक उत्पादक कर रहा है, तो पूंजी की पूर्ति करने वाले कितने लोग हैं, है ना, मैं मजदूरी की मांग, इतने मेरे को मजदूर चाहिए, तो क्या मजदूरी की पूर्ति करने वाले लोग हैं कि नहीं। तो जहां पर ये सापेक्षिक शक्ति मिलती है, हम देखते हैं कि जैसे ही मांग और पूर्ति में संतुलन नहीं रहता है, संतुलन की स्थिति रहेगी, तो उसको हम स्थायी दशा या संतुलन की स्थिति में नहीं कहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि जो साधन कीमत का निर्धारण है वो भी मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति के द्वारा होता है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि साधन की मांग और पूर्ति को प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं, वस्तु की जो मांग और पूर्ति है उसको प्रभावित करने वाली शक्ति से कुछ अलग होती है। यानी जो पेन की कीमत का निर्धारण हो रहा है वो भूमि या पूंजी या श्रम की जो कीमत है कि हमको कितने रुपए मजदूरी में देना है, कितना ब्याज के रूप में देना है, कितना लगान के रूप में देना है, ये दोनों की कीमत का अंतर कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए हम बताएंगे कि वस्तु यानी पेन की जो मांग होती है प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, उसकी जिसको यूटिलिटी होगी, उपयोगिता होगी, वो उस पर आधारित होगा। ये पेन मेरे लिए यदि उपयोगी है तो मैं इसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँगा, और यदि ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है तो मैं इसके लिए कोई भी रुपए देने के लिए तैयार नहीं हूँगा। जबकि साधनों की मांग जो होती है, मैंने पहले ही बताया कि ये व्युत्पन्न मांग होती है। इसकी मांग कब की जाती है उत्पादक के द्वारा, जब किसी वस्तु की मांग की जाएगी तो उस वस्तु की जो पूर्ति, उसको जो बनाने वाले लोग हैं उसकी मांग बाद में की जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो साधनों की मांग है व्युत्पन्न मांग होती है, अर्थात साधन की मांग वस्तु की मांग से पर निर्भर करती है। अगर इसकी मांग हुई तभी मैं इसको मांगूंगा, अगर पेन की मांग नहीं हो रही है तो मैं पेन का कारखाना ही नहीं खोलूंगा, है ना। मेरे को पेन का कारखाना खोलने के लिए इन साधन की आवश्यकता है, जब इसकी मांग ही नहीं हो रही इस देश में, इस सोसाइटी में, समाज में, तो मैं क्यों उस चीज को निर्माण करूंगा। तो जिस वस्तु की मांग ज्यादा की जाती है उसी वस्तु के लिए हम देखेंगे उत्पादक वर्ग जो अधिक से अधिक उत्पादन का कार्य करते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है कि कितने रुपए मेरी कास्ट आ रही है और कितने में ये चीज बिकेगी। तो किसी वस्तु की पूर्ति, कितनी पूर्ति मेरे को पेन की करना है, वो डिपेंड करती है कि कितनी कास्ट मेरी आ रही है। जबकि साधन की पूर्ति जो है वो अवसर लागत पर निर्भर करती है। तो अवसर लागत मैंने बताया था, अपॉर्चुनिटी लागत जो है, अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो हैबरलर का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें हमको बेस्ट अल्टरनेटिव प्राइस की बात मैंने बताई थी जब लागत का आप वर्गीकरण पढ़ रहे थे, एक कॉन्सेप्ट पता है। तो हम देखेंगे कि जो साधन की जो कीमत है वो मुख्य रूप से क्या होगी, उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। तीसरी महत्वपूर्ण जो अंतर है वस्तु की कीमत निर्धारण में और किसी साधन की कीमत के निर्धारण में, कि साधन की कीमत निर्धारण करते समय सामाजिक, धार्मिक, मानवीय तत्वों को भी हम ध्यान में रखते हैं, है ना, कि कैसा है, क्या चीज हम पूर्ति कर रहे हैं। और जबकि वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय हम इन विशेष तत्वों का कोई ध्यान नहीं देते, बस ये देखते हैं कि कितनी मांग हो रही है, इसकी कितनी पूर्ति करना है।
तो इसमें मुख्य रूप से मांग और पूर्ति पर ही बेस्ड होता है। यहाँ पर सोशल फैक्टर या रिलीजियस फैक्टर पे कोई भी फोकस नहीं किया जाता। इसके साथ ही अपन जान सकते हैं कि इसके अतिरिक्त उत्पत्ति के जो साधन की मांग है वो संयुक्त मांग होती है। इनकी एक साथ मांग की जाती है। केवल भूमि के माध्यम से हम उत्पादन नहीं कर सकते, या केवल पूंजी तो उत्पादन नहीं कर सकते। केवल श्रमिक आए, वहां पर कारखाने ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो कैसे उत्पादन करेगा बेचारा। तो इस प्रकार इन सभी की मांग एक साथ करता है उत्पादक। तो इस प्रकार ये संयुक्त मांग है। इनकी संयुक्त रूप से हम मांग करते हैं, क्योंकि उत्पादन की क्रिया में सम्मिलित जो उत्पत्ति के पांचों साधन है उनका प्रयोग करेंगे। तो कितना हिस्सा प्रयोग करना है, जैसे कल की कक्षा में आपने देखा था कि जिन देशों में श्रम अधिक होते हैं वो श्रम के माध्यम से उत्पादन का कार्य करता है। जो देश पूंजीवादी देश है वो पूंजी के प्रयोग, मशीन या यंत्रीकृत सहारा लेता है उत्पादन करने के लिए, है ना। तो जिन देशों में जो भी चीज होगा, श्रम अधिक है तो श्रम पर आधारित वो उत्पादन की तकनीक का प्रयोग करेगा। यदि पूंजी अधिक है तो पूंजी से संबंधित वो तकनीक का प्रयोग करता है। तो हम श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक के माध्यम से इसको एनालिसिस करते हैं। भारत के बारे में यदि कोई पूछे आपसे, तो भारत श्रम गहन तकनीक वाला देश है, क्योंकि यहाँ श्रम अधिकता में मिल जाते हैं। जबकि अमेरिका एक पूंजी गहन देश है, वहाँ पूंजी के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। अब अपन को देखना है कि यहाँ पर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वितरण का जो सिद्धांत है, ये आखिर में हम लगान कितना दें, कैसे दें, किस नियम से दें, ब्याज कैसे देंगे, मजदूरी कैसे देंगे, वेतन कैसे देंगे, इसके लिए क्या नियम है। तो आपने सबसे पहले देखा है कि सीमांत उत्पादकता, जहां पर सीमांत लग जाता है, आप समझते हैं कि बॉर्डन कॉन्सेप्ट है। सीमांत उत्पादकता यानी हमको देखना है कि मैं अगर भूमि के इस टुकड़े का प्रयोग कर रहा हूं और नए टुकड़े का प्रयोग यदि कर रहा हूं भूमि का, यानी ए भूमि मेरे पास थी, यदि बी भूमि का सिलेक्शन मैं कर रहा हूं, तो क्या वास्तव में उतनी मांग थी? यदि थी तो ये भूमि मेरे लिए कितनी उत्पादक होगी, हर अतिरिक्त भूमि। इसी प्रकार पूंजी, यदि मैंने 100 रुपए लगा दिया है किसी उत्पादन कार्य में, जैसे 101 रुपए लगाऊंगा, जो अतिरिक्त 1 रुपए है उसको लगाने से मेरे उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितना प्रभाव पड़ेगा उस 1 रुपए का, वो उस 1 रुपए का ब्याज होगा, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए मेरे यहाँ 50 श्रमिक काम कर रहे थे और जितना भी उत्पादन किए, मान लीजिए 100 यूनिट का उत्पादन किए, और जैसे मैं 50 से 51वां श्रमिक लाता हूँ, तो मेरे को देखना है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ कि 50 श्रमिक थे, मेरे यहाँ उत्पादन हो रहा था, ये है लेबर की मात्रा है, ये प्रोडक्शन की मात्रा है, कितना प्रोडक्शन वो कर रहे थे। मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन उन्होंने किया था, ठीक है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। जैसे 91 नंबर का लेबर आता है तो ये प्रोडक्शन बढ़ करके 106 यूनिट हो जाती है ना। इसका मतलब जो अतिरिक्त जो श्रमिक आया है वो कितना अधिक उत्पादन किया, तो 6 यूनिट का उत्पादन किया। तो 6 यूनिट का उत्पादन कर रहा है, तो इसका मतलब उसके आने से कितना सीमांत उत्पादकता हुई श्रमिक की, तो कहोगे 6 यूनिट का हुआ। अब 6 यूनिट में हमको देखना है कि 6 यूनिट का जो उत्पादन हुआ है वो 1 यूनिट माने एक पेन कितने रुपए की थी, 50 रुपए की थी। तो 50 रुपए की पेन थी, वो 6 पेन बनाया है, तो 50 गुणित 6 बराबर 300 रुपए के बराबर वो काम किया है। तो उसकी मजदूरी का निर्धारण उस श्रमिक का अतिरिक्त नंबर पे आया है, वो 300 रुपए का मेरे को काम करके देता है दिन भर में, तो मैं उसके हिसाब से उसकी मजदूरी रखूंगा, कितने रुपए मेरे को देना है इसके हिसाब से ही डिटरमाइन करता है। क्या पूरा 300 रुपए भुगतान कर देगा कोई उत्पादक? तो नहीं, उसमें जो कटौती करना है, उसको कितना देना है, तो उसकी उत्पादनशीलता सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है कि श्रमिक को कितना उत्पादन मिलेगा। वेतन जितना जो संगठन है उसको जो वेतन मिलता है वो उसको दक्षता का पुरस्कार है। जो जितना ट्रेंड रहेगा साहसी उसको उतना अधिक वेतन देता है। कम ट्रेंड है तो उसको कम वेतन, कम सैलरी मिलेगी। जबकि अगर जितना अधिक ट्रेंड है, जितना कुशल दक्ष होगा, उसका वेतन साहसी इतना बढ़ाता जाता है। ठीक है, इसी प्रकार साहसी को जो है उसको अपन को देखना है कि किस प्रकार लाभ मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक सिद्धांत था वितरण का जो सिद्धांत है कि इनका पुरस्कार कैसे निर्धारित होगा, तो हर अतिरिक्त यूनिट को लगाने से कुल उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, तो सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत का अध्ययन हम करते हैं। लेकिन जब आधुनिक बात करते हैं कि वितरण के सिद्धांत की आधुनिक सिद्धांत क्या है, तो ये आप जो देखे थे कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र, यानी उत्पत्ति के साधनों की, पूरे साधनों की संयुक्त मांग कितनी है और संयुक्त पूर्ति कितनी है, कितनी पूर्ति हो रही है, उसके आधार पर ही डिटर्मिनेशन इसका होना चाहिए। तो आधुनिक सिद्धांत किसी भी हम फैक्टर का जब पढ़ेंगे, चाहे हम लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़ें, चाहे ब्याज का पढ़ें, चाहे मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत पढ़ें, सभी क्या है उनके मांग और पूर्ति पर निर्भर होगी। तो यहाँ वितरण का जो सिद्धांत है वो भी आधुनिक सिद्धांत जो है उत्पत्ति के साधनों की मांग और उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति पर निर्भर करता है। और आज की कक्षा का जो अंतिम चीज जो जानना है आपको, वह है यूलर का प्रमेय।
यूलर का प्रमेय जो है वो बतलाता है कि इसको हम उत्पादन समाप्ति का प्रमेय भी कहते हैं। इसके लिए हम लिख देते हैं कि ये उत्पादन समाप्ति का प्रमेय भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसकी सहायता से, इसको दिया किसने है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है विकस्टिट के द्वारा दिया गया है ना, विकस्टिट के द्वारा दिया गया है। उन्होंने क्या बतलाया था, तो बतलाया था कि प्रत्येक साधन को, यानी उत्पत्ति के जितने भी साधन थे, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इनको यदि उनके सीमांत उत्पादकता, जितनी उनकी मार्जिनल उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, एमपी, जो अतिरिक्त श्रमिक आ रहा था, जैसे 50 से 51 नंबर का आया था, तो कितना प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से अगर सबको बांट दिया जाए, यानी जितना भुगतान करता है वो अपना सीमांत उत्पादकता के हिसाब से यदि भुगतान कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पूर्णतया समाप्त हो जाता है। यानी हमको बतलाना है कि अगर भूमि को उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर लगान दे दिया जाए, पूंजी को उसके सीमांत उत्पादकता के हिसाब से ब्याज दे दिया जाए, श्रम को उसकी सीमांत उत्पादकता के हिसाब से मजदूरी दे दिया जाए, इसी प्रकार संगठन वर्ग को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर वेतन दे दिया जाए, और साहसी को भी देखना है कि उसको सीमांत उत्पादकता के हिसाब से लाभ दे दिया जाए, तो जितनी राष्ट्रीय आय है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसको अपन चाहें तो रेखी फलन के रूप में ये बताता है, रेखी समरूप फलन के रूप में यहाँ पर व्याख्या की गई है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और जरूर आएगा, यहाँ पर देखिए, ये यूलर के प्रमेय के लिए मैं थोड़ा सा बतलाना चाहूँगा यहाँ पर कि जो यूलर का प्रमेय है, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आता है एजबर्थ का, दूसरा कॉन्सेप्ट है विक्सेल का, नट विक्सेल का नाम आता है, विक्सेल कह लीजिए अपन, है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वालरस का, वालरस। चौथा कॉन्सेप्ट आता है ब्रोन का, और पांचवा कॉन्सेप्ट है पैरोटू का, है ना। इन सभी के नाम आते हैं, यदि याद होते हैं तो ठीक है, हालांकि बस जानना है, इसमें बताया गया है। तो इन्होंने स्थिर पैमाने के प्रतिफल की बात किया है, जो कि काल्पनिक है। पैमाने के प्रतिफल की कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं कि इसमें बतलाता क्या है, स्थिर प्रतिफल के हिसाब से अगर मान्यता पर आधारित है, और उन्होंने बतलाया कि दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियों के अंतर्गत उत्पादन समाप्ति की समस्या उस समय सही ठहरती है जब लाभ शून्य हो। इस प्रकार सभी वितरण अपन सीमांत उत्पादकता के हिसाब से बांटेंगे तो कुल उत्पादन समाप्त हो जाता है। इस शब्द को बस याद रखना है कि सीमांत उत्पादकता के बराबर यदि इन साधनों को पे किया जाता है, पेड किया जाता है, तो जो जो कुल उत्पादन है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो अगली कक्षा है उसमें हम देखेंगे कि जो ये विभिन्न साधन है कि लगान का सिद्धांत क्या होता है, ब्याज का सिद्धांत क्या है, मजदूरी का सिद्धांत कैसे निर्धारित होता है, तो कौन कौन से विद्वानों ने, किस प्रकार की अर्थशास्त्रियों ने अपना सिद्धांत दिया है, उसका जो व्याख्या है अगली कक्षा में की जाएगी। थैंक यू।